नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चक्रधरपुर में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। अदनान खान नामक मुस्लिम युवक पर हिंदू नाम अमित कुमार रखकर मासूम बच्ची की इज्जत से खेलने का आरोप लगा है। यही नहीं, अदनान खान ने पीड़ित को बार में गर्भवती बनाकर उसका 2 बार गर्भपात भी कराया है। अब वो तीसरी बार गर्भवती है। पीड़ित की मां ने चक्रधरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और इसके बाद आरोपी अदनान खान को लोको कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी ई रिक्शा चलाता है और उसने 2 साल खुद को अमित कुमार बताकर बच्ची से दोस्ती की और उसे प्यार के जाल में फंसाया। दोनों ने देवगांव के शिव मंदिर में शादी भी कर ली। आरोपी पीड़ित को अपने घर ले गया पर कुछ दिन के बाद उसे छोड़ देता है, पर दोनों मिलते रहे। आरोपी अदनान खान पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि पुलिस ने इसे लव जिहाद का केस मानने से इनकार कर दिया है। और संवाददाता हमारे साथ रुपेश प्रधान जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ चाईबासा से। रुपेश, क्या जानकारी इस पूरे मामले में? देखिए, इस मामले में प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है और ये जो मामला अभी सामने आया है, हालांकि पुलिस ने इसे लव जिहाद का मामला मानने से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह अदनान खान नामक युवक ने अपने आप को स्वयं को हिंदू युवक अमित कुमार बताकर आज से करीब 2 साल पहले इस नाबालिग हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और इस दौरान 2 बार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करके 2 बार उससे गर्भवती बनाया और दबाव डालकर रुपेश, परिजनों की तरफ से जो मामला दर्ज कराया गया था उसमें क्या जिक्र किया गया है? क्या आरोप अदनान के ऊपर लगाए गए हैं? देखिए, उसमें पीड़िता की जो मां है उसके द्वारा चक्रधरपुर थाना में तब मामला दर्ज कराया गया जब ये नाबालिग लड़की तीसरी बार गर्भवती हुई और उस बार भी उससे गर्भपात का जब दवा खिलाकर गर्भपात कराने का दबाव डाला गया। तो इस दौरान इसके बाद नाबालिग की जो पीड़िता की मां है वो चक्रधरपुर महिला थाना में जाकर शिकायत दर्ज की और उसके बाद पुलिस ने इसमें कार्रवाई की। आरोपी जो युवक है उसे हिरासत में लेकर उसके साथ पूछताछ किया गया और जब आरोप को सही पाया गया तो उसके खिलाफ में बलात्कार और पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर पुलिस ने कल उसे लव जिहाद का मामला पुलिस इसे क्यों नहीं मान रही है? क्या परिवार वालों ने उस एंगल से कोई मामला नहीं दर्ज कराया? क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि ये जो अदनान है उस अदनान की पहचान उनके सामने अदनान के तौर पर ही थी? जी नहीं, देखिए, पुलिस का तर्क ये है कि जो पूछताछ में जानकारी मिली है उसके अनुसार जब कुछ दोनों की जब दोस्ती हुई और प्रेम शुरू हुआ तो कुछ दिनों के बाद ही लड़की को उसके धर्म के बारे में पता चल गया था। पुलिस का ये तर्क है, लेकिन जो पीड़िता है उसका और उसकी मां का, पीड़िता का जो कहना है उसका ये कहना है कि वो पहली बार जैसे उसके साथ दोस्ती और प्रेम जाल में उसको फंसाया तब उसको ये जानकारी नहीं थी कि वो मुस्लिम युवक है और उसने स्वयं को अमित कुमार बताया था, हिंदू युवक बताया था। तो शुरुआत की अगर बात करें, पहले जब युवक का इस नाबालिग के साथ दोस्ती या प्रेम शुरू हुआ उस वक्त उसकी जानकारी छिपाई गई थी अदनान की तरफ से, उसे जानकारी नहीं दी गई थी, अंधेरे में रखा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रुपेश। पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर अब दिनेश गोप को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं रिमांड अवधि खत्म होने पर दिनेश गोप को सोमवार को एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान एनआईए ने पीएलएफआई सरगना की 1 दिन की रिमांड की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया, जिसके बाद कल दिन भर दिनेश गोप से पूछताछ होती रही। रिमांड अवधि खत्म होते ही उसे अदालत में आज पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे जेल भेजने का निर्णय दिया। झारखंड पुलिस और एनआईए की टीम ने पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप को 21 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एनआईए ने उसे 12 दिन की रिमांड पर लिया। पूछताछ की गई और इस पूछताछ में केंद्रीय जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां भी हासिल हुई। धनबाद के धैया में अपराधियों ने मोटर पार्ट्स व्यवसायी संजीवानंद ठाकुर को गोली मार दी, जिससे पीठ में गोली लगी है। धनबाद के निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में रेफर कर दिया गया। संजीवानंद ठाकुर बैंक मोड़ के नया बाजार में दुकान बंद कर
ससनीलेवा स्थित वो अपने घर लौट रहे थे और उनका भाई विद्यानंद बाइक चला रहा था। व्यवसायी संजीवानंद पीछे बैठे हुए थे और तभी धैया के रामायण निवास के पास अपराधियों ने पीछे से उन पर गोली चला दी। घटनास्थल से 2 खोखे भी बरामद किए गए हैं। अपराधियों का सुराग निकालने के लिए धैया पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घायल व्यवसायी की पत्नी आरती ठाकुर के मुताबिक प्रिंस खान के गुर्गे मेजर ने 1 माह पहले उनसे 35 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। उसके बाद से उन्हें लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे थे। धनबाद पुलिस ने इस मामले में कुछ भी कहने से फिलहाल इनकार कर दिया है। चतरा के भौरूटी गांव में अपराधियों ने 18 वर्षीय युवक की हत्या कर दी और शव को मृतक के घर के पास फेंककर भाग खड़े हुए। मृतक की पहचान लखन यादव के बेटे नंद किशोर यादव के तौर पर की गई। रस्सी से गला घोंटकर हत्या की जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। कुंदा पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। धनबाद के 6 बालू कारोबारियों के घर और दफ्तर पर कल से पड़ रही रेड आज दोपहर खत्म हो चुकी है। जिनके ठिकानों पर छापा पड़ा उनमें बालू व्यवसायी जगनारायण सिंह उर्फ जगन सिंह, पुंज सिंह, टीपी सिंह, मनोज सिंह, सुरेंद्र जिंदल और अलौकिक ग्रुप के सीईओ रितेश शर्मा शामिल हैं। इस दौरान इन व्यवसायियों के ठिकानों से ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगने की बात कही जा रही है। बालू व्यवसायी जगनारायण सिंह उर्फ जगन सिंह के सीएआर के पटनिया के दफ्तर से भी कागजात की बरामदगी की गई है। हालांकि जांच एजेंसियां इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं कर रही। तो हजारीबाग के जाने माने बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर पर ईडी की 5 सदस्यीय टीम कल सुबह 7 बजे से ही लगातार छापेमारी में जुटी रही। 30 घंटे से भी ज्यादा गुजरने के बावजूद छापे में क्या मिला इसका पता फिलहाल नहीं चल सका। ये छापेमारी कब तक चलेगी इसकी पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। हजारीबाग के मिशन अस्पताल के पास बालू व्यवसायी संजय सिंह के आवास पर निरंतर गाड़ियों की आवाजाही अब भी हो रही है। घर के बाहर कई जवान तैनात हैं। ईडी के छापे से हड़कंप जरूर इस इलाके में मच गया है। कल सुबह 7 बजे से ही हजारीबाग के जाने माने बालू व्यवसायी संजय सिंह के घर पर ईडी ने दबिश दी है और तमाम तरह के कागजात खंगाल रहे हैं। अगर हम इस कार्रवाई की बात करें तो 28 घंटा से भी अधिक होने को चले हैं, लेकिन अभी तक जो ईडी की लगातार कार्रवाई है वो निरंतर जारी है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे। साफ तौर पर देख रहे होंगे कि जिस तरीके से बाहर में गेट लगाए गए हैं उस तरीके से संजय सिंह के आवास पर इस तरीके से 2 अन्य भी गेट है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे बड़े 3 दरवाजा है, उसके बाद आप जो है संजय सिंह के आवास में प्रवेश कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से पुख्ता इंतजाम भी कर लिया गया है और लगातार यहाँ पे जो है अंदर जो है तमाम तरह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे जो है सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए। हालांकि यहाँ जो कल शाम जिस तरीके से ईडी की टीम A4 साइज पेपर मंगवाई थी, इससे कहीं ना कहीं आशंका जाहिर किया जा रहा है कि तमाम तरह के जो कागजात सामने आ रहे हैं उसको लेकर ईडी के द्वारा कॉपी तैयार की जा रही है। लेकिन यह कार्रवाई कब तक चलेगी यह कह पाना अभी संभव नहीं होगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अगले साल झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। लोहरदगा में बीजेपी के विकास तीर्थ अभियान में शामिल होने पहुंचे वाजपेयी ने कहा कि झारखंड की जनता में हेमंत सरकार को लेकर आक्रोश गहरा गया है। बीजेपी जनता के उस गुस्से को वोटों में तब्दील करेगी और अगले साल गठबंधन की सरकार का गिरना तय है। किसी कीमत पर हेमंत सोरेन और उनके परिवार और उनके दल से भारतीय जनता पार्टी का कोई संपर्क, संबंध और संवाद कभी नहीं होगा। हम उसके विरोधी हैं, विरोधी रहेंगे और उस सरकार को हटाकर दम देंगे। तो बदलेगा ना बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि हम जनता के मन में जो आक्रोश है उस आक्रोश को वोट में तब्दील करने का जो काम है तो भारतीय जनता पार्टी करेगी और इस सरकार को मैं बार बार कह रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से हटाएंगे और हटाकर ही दम लेंगे।
झारखंड में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग केरल मॉडल पर काम करेगी। केरल दौरे से प्रभावित कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसको लेकर विभाग ने कार्य योजना पर काम करना भी शुरू कर दिया है। केरल सहकारिता विभाग में बेहतर काम किया जा रहा है, जहां पशुओं के लिए अस्पताल पूरे देश के लिए एक मॉडल के जैसे हैं। केरल के गांव झारखंड के जिला मुख्यालय की तरह काम कर रहे हैं। केरल मॉडल को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बात की न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं, अभी कुछ दिन पहले ही केरल दौरा से लौटे हैं। बादल जी, केरल मॉडल की अगर हम बात करें जो आपको प्रभावित करने वाला भी रहा, क्या कुछ बदलाव झारखंड में दिखेंगे? क्या कुछ आप अपनाने वाले हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्र हैं कि कोऑपरेटिव में केरल क्या कर रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा अविनाश जी, ULCCS एक लेबर कोऑपरेटिव है, 1800 मेंबर्स की, 6000 करोड़ का उसका वार्षिक बजट, बैलेंस शीट, और वहाँ का जो हाट वगैरह उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने लगाया है, तो केरल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अब ये है, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो वहाँ पर हम जानवर के अस्पताल में गए, कॉलेज में गए, हम लोग वेटनरी यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हैं। तो वहाँ का वेटनरी यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में माना जाता है। तो हमने उसको जाके विजिट किया और उनसे कंसल्टेंसी बोला, और साथ ही यहाँ जो नए 29 डॉक्टर का हमने नियुक्ति पत्र दिया, उनको वहाँ पर भेज के 3 महीने का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग। अब वहाँ जाके देखिएगा, अब जैसे डॉग है, हम लोगों का जैसे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसका भी है, उसका भी डायलिसिस हो रहा है। डॉग का नेफ्रोलॉजी है, किडनी का डिपार्टमेंट, उसका आई डिपार्टमेंट, उसके आंखों का रोशनी क्या है नहीं है, चश्मा, वो चेक हो रहा है। तो हमें लगा कि हम कहाँ कितना पीछे हैं। दूसरा एक फिशरी डिपार्टमेंट, तो उसमें 2 बातें हैं। वहाँ कोस्टल वाटर है, मतलब समुद्री किनारा, और हम लोगों का फ्रेश वाटर है। तो केज कल्चर वहाँ कौन सा अपना रहा है, सोलर से चल रहा था, हम लोगों को प्रभावित किया। और साथ ही हम ये देखने गए थे कि हम यदि यहाँ रिजर्वर, कोयला की बड़ी बड़ी खदान है, ओपन माइंस जहाँ है, जो पानी है उसमें यदि हम मछली पालन करते हैं, तो उसमें जो रासायनिक है, मान लीजिए विस्फोटक वहाँ किया गया है, उससे उस मछली के उसमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन में चेंजेस तो नहीं आता। तो जो हाई लेवल डायग्नोज करने वाला वहाँ पर डिपार्टमेंट है। मुक्ति धाम सिर्फ आपको झारखंड में मिलेगा, और उसकी शुरुआत हमने पलामू से कर दी है। ढांचा बन रहा है, संवेदनशीलता दिखनी चाहिए। ये थे बादल पत्रलेख जी, और बहुत अच्छी बात कही कि न सिर्फ मानव बल्कि पशु का भी कैसे इलाज हो और कैसे वो एडमिट होकर उनका इलाज किया जा सकता है, इस ओर सरकार कदम बढ़ाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। गढ़वा के नगर उचारी अनुमंडल अस्पताल के स्टोर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग में कई दस्तावेज, दवाइयां और लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। कर्मचारियों ने आग बुझाने के दौरान काफी कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक स्टोर रूम में रखे हुए दवाई और दूसरे सामान जलकर खाक हो गए थे। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची, पर रास्ता नहीं मिलने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस जगह तक पहुंच नहीं पाई। सफाई कर्मचारी राजमती ने स्टोर रूम से धुआं उठते हुए देखा, जो जानकारी सामने आ रही है। तो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी कैसर आलम को इसकी सूचना दी जाती है। डीएस डॉक्टर सुचित्रा कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंची और स्टोर रूम में आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। दवाइयां, फर्नीचर और दस्तावेज जो यहां पर रखे गए थे और कई दूसरे अन्य जरूरी सामान जो यहां पर स्टोर रूम में मौजूद थे, वो जलकर खत्म हो चुके हैं। श्री बंसीधर नगर के एसडीएम ने मामले की जांच के अब आदेश दिए हैं। हमारे अनुमंडलीय अस्पताल का जो स्टोर रूम है उसमें आग लगी है। तो प्राइमा फेसी जो लोग बता रहे हैं, आग का कारण अभी हम लोगों को पता नहीं चला है। इसके लिए हम लोग जांच करवा के पता करते हैं कि अगर आग अपने आप लगी है या किसी रीजन से उसमें कुछ और कारण है। झारखंड में हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। रांची से पटना के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के 8 बोगियों का रैक आज चेन्नई से पटना पहुंचने वाला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जून के आखिरी हफ्ते तक देश के सभी राज्यों से वंदे भारत ट्रेन चलाने का ऐलान कर चुके थे।
उसी घोषणा को अमल में लाने के लिए रेलवे महकमा एक्शन मोड में है। वंदे भारत ट्रेन के रैक के स्वागत के लिए हटिया रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन नंबर 5 पूरी तरह से तैयार है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा। वंदे भारत रांची से पटना के बीच जल्द ही आपको दौड़ती हुई नजर आएगी और यह तारीख जून के आखिरी हफ्ते में किसी भी दिन हो सकती है। चेन्नई से 8 बोगी का रैक जो है आज पटना पहुंचने वाला है और रांची में इसको लेकर उत्साह चरम पर है। डिले होने का बस वही एक ही कारण था, जो गया से पटना का जो सेक्शन है उसमें बहुत जगह मतलब अवरोध मतलब फाटक जो है इलीगल तौर पर था, तो उसको पहले अपडेट किया जा रहा है। वो अपडेट हो जाने के बाद मतलब उम्मीद है कि बहुत जल्द ही चालू हो जाएगी। लोग जब देखेंगे रांची से पटना के बीच जो वंदे भारत देखेंगे उसमें कितनी बोगी होगी? टोटल 8 रहेंगे। टोटल 8 रहेंगे। 8 सफर के बारे में कहा जा रहा है कि सीधे 6 घंटा में पटना। हाँ जी बिल्कुल, यदि इसी डिले होने यही कारण है ना, मतलब डिले ट्रैक को दुरुस्त किया जा रहा है। ट्रैक तो हाई स्पीड ट्रेन है तो ट्रैक तो मतलब दुरुस्त होगा तभी तो हाई स्पीड गाड़ी चलेगी ना। और ये मतलब नया रूट से चलेगा, ये आपका यहाँ से बीआईटी होकर इधर बरकाखाना हजारीबाग टाउन होते हुए कोडरमा होते हुए गया निकलेगी, फिर गया से हाँ पटना। स्पीड ट्रेन है और कम से कम 2 घंटे का बचत होगा। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जो ठहराव होगा उसके बीच नहीं, उसके बीच नहीं, टोटल जो मतलब टाइमिंग है जो हटिया से पटना का वो कम से कम 2 घंटे का बचत है आम आदमी का। हाँ जाहिर है कि जब ट्रेन में स्पीड होगी तो ट्रेन कम जगहों पर ही रुकेगी। रांची से बीआईटी की दूरी कम है, मतलब जो स्पीड जो देखने को मिलेगी बीआईटी के बाद ही मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि अब जल्द ही आपका वंदे भारत का इंतजार खत्म होने वाला है। हटिया की जो वॉशिंग लाइन नंबर 5 है बिल्कुल तैयार है। जो रैक है चेन्नई से पहुंच चुकी है, पटना आज पहुंचने ही वाली होगी। ऐसे में रांची में जो इंतजार है वंदे भारत का जून के आखिरी हफ्ते के किसी भी तारीख को खत्म हो सकती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा में अवैध बालू खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है और पालामाड़ा नदी से अवैध बालू ले जाते 3 ट्रैक्टर को जब्त करने के साथ 3 चालकों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं चौथे ट्रैक्टर को सीओ ने नदी में खड़े बालू लाते हुए जब्त किया है। सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। अभी तक 3 गाड़ी थाना में हम लोग सबूत कर चुके हैं। एक गाड़ी नदी में है, ट्रैक्टर चालक छोड़ के भाग गया है। हम लोग उस पर निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं और आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। 3 ट्रैक्टर के चालक थाना में भी बैठाए गए हैं, तो क्या उन्हें हिरासत में लिया जाएगा? हम लोग देखते हैं आगे कार्रवाई, जो कानूनी सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग कर रहे हैं। मामला दर्ज होगा या फाइन किया जाएगा? जो भी उचित है हम लोग करेंगे। बोकारो जिले में आदिवासियों की जमीन की भू वापसी होगी। दरअसल 4 अंचल अंतर्गत चौरा मौजा में आदिवासी की खतियानी जमीन को गैर आदिवासियों ने गलत तरीके से खरीदकर जमाबंदी करा ली थी और अब 24 मई को उस पर कब्जा करने के दौरान एक आदिवासी की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद सरकार के निर्देश पर अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जमीन की जांच कराकर आदिवासी की जमीन की वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में जेएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में जाकर मुलाकात करता हुआ भी नजर आया था। तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि जो भी वैसे जमीन जो आदिवासी खाते की है, खतियान की जमीन है, उसको जो गैर आदिवासी के द्वारा खरीदी गई है उसको अविलंब अंचल अधिकारी के माध्यम से जो आवेदन करेंगे। मौजा नारायणपुर की जमीन की जांच थाना नंबर 33 खाता नंबर 309 की जांच हम लोगों ने अंचल अधिकारी से कराई है। तो जांच प्रतिवेदन के अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि यह जमीन खतियानी रैयत चरिया मांझी के नाम से दर्ज था। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा सुरक्षित कैप्टन टीएमटी, घर की असली ताकत। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। चक्रधरपुर में लव जिहाद का एक और सनसनीखेज केस। हिंदू बनकर मासूम को शिकार बनाने वाला अदनान गिरफ्तार।
धनबाद के 6 व्यवसायियों के ठिकानों पर 24 घंटे बाद ईडी की रेड खत्म। हजारीबाग में जारी छापे से मचा हड़कंप। पीएलएफआई सरगना दिनेश गोप कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश। अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। धनबाद में मोटर पार्ट्स व्यवसायी को मारी गई गोली। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर के मेजर पर रंगदारी को लेकर गोली मारने का आरोप। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है।